हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं एक आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है कैश बजट करके। ठीक है, कैश बजट करके एक आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसको हम सॉल्व करेंगे। आज इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन तो आज मैं लगभग लूँगा नहीं इस वीडियो में, सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन की और कैश बजट का जो फॉर्मेट है, क्या एंट्रियाँ होती है, कौन सी एंट्रियाँ नहीं होती, उसके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर के जो वेटेड है उसके बारे में तो पहले ही मैंने बात कर चुका हूँ। ठीक है, आपको पेपर स्टाइल के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। और यहाँ पर हम वेटेड के बारे में बात कर देते हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के अंदर आपको 1 मार्क्स एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि आपका 4 मार्क्स तक का होता है। ठीक है, अप्रोक्स कभी कभी 3, कभी 4, कभी 2 ऐसे पूछते हैं। ठीक है, मतलब अप टू 4 मार्क्स तक आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको एक और चैप्टर होता है फ्लेक्सिबल बजट। तो आपका 13 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर रहता है इस चैप्टर से, और एक थियरी कभी कभार इस चैप्टर से पूछ सकते हैं जो कि 4 मार्क्स की रहती है अप टू। ओके, मतलब अगर क्वेश्चन में जरूरी है कि चलो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आना ही है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही, कभी कभी थियरी भी आ जाती है 4 मार्क्स की, तो फायदे में रहोगे। ठीक है, चलिए। और अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर से आपको इस चैप्टर के रिलेटेड और आगे अदर कोई पीडीएफ है वो भी आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमको पूछ सकते हो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट वगैरह में। ओके, अब देखो आपको कैश बजट किस तरीके से बनाना है। तो देखो एक मैं स्ट्रक्चर आपको एक फॉर्मेट वगैरह मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आपको कैश बजट के अंदर आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि 3 मंथ का कैश बजट बनाओ, 4 मंथ का कैश बजट बनाओ, 5 मंथ का कैश बजट बनाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो एग्जाम के अंदर आपको 3 या 4 मंथ का पूछते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो 3 मंथ का आया। ठीक है, कभी कभार अगर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा तो 4 मंथ का पूछ सकते। ठीक है, उससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि बहुत फिर लेंदी पूछने का कोई मतलब नहीं, आपका नॉलेज टेस्ट करना है उनको। ठीक है, फालतू का पेपर लेंदी बना के कुछ मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो जनरली 3 या तो 4 इतने मंथ का आपको पूछते हैं कैश बजट। अब देखो कैश बजट में क्या होता है जनरली, पहले वो समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, जनरली होता क्या है कि अगर आप कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस, तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कैश मैनेजमेंट में, कि अगर आप अपने बिजनेस में जो डेली रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंडिचर है, जो आपका डेली रेवेन्यू है, अगर वो ठीक से अगर आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने रेगुलर बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर है, मंथली सैलरी है एम्प्लॉय को दोगे। ठीक है, अदर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है जो आपको कैश में करने पड़ते हैं, जिसकी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर आप क्रेडिट परचेस कर रहे हो तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे, आपके पास से टाइम टू टाइम पैसे मांग लेंगे। तो उस हिसाब से आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो आप डेटर्स के पास से भी टाइम टू टाइम पैसे मांगोगे। ठीक है, अगर आप टाइम टू टाइम पैसे नहीं मांगोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपकी जो बिजनेस में आपको अलग अलग एक्सपेंस करने पड़ते हैं एवरी मंथ के लिए, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए एक कैश बजट बनाया जाता है जो एस्टिमेटेड होता है, जो फ्यूचर के कैश के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना फ्यूचर में हमारे पास कैश जनरेट हो सकता है, कौन से मंथ में कितना जनरेट हो सकता है वो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास देखो ऐसे जो मंथ का आपको कैश बजट पूछा है वो मंथ आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे कि आपको अप्रैल का पूछा, मई का, जून का और 1 जुलाई का। मैंने जस्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। आपको 3 मंथ का भी पूछ सकते हैं, आपको 4 मंथ का भी पूछ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक ओपनिंग कैश बैलेंस लिखना है जो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन के अंदर आपको दे देते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। और यहाँ पर आपको ऐड करना है रिसिप्ट। ओके, और यहाँ पर आपको लेस करना है पेमेंट।
ओके, यानी आपके पास सिर्फ इतना देखना है क्वेश्चन के अंदर कि कितना पैसा हर मंथ आता है और कितना पैसा हर महीने जाता है आपके पास। मतलब एक लाइक जैसे कि कैश अकाउंट, ठीक है, जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हो कभी, तो कैश में अगर आप डेबिट साइड क्या लिखते थे, कितना कैश आपके पास आया और कितना कैश आपके पास से गया, ठीक। मतलब क्रेडिट और डेबिट जो आप करते थे, कैश आए तो आप डेबिट कर लेते थे, अगर आप एक्सपेंस करते तो आप क्रेडिट कर लेते थे। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपको इन फ्यूचर यानी अप्रैल मई जून जुलाई आने वाले महीने में आपको कितना कैश मिल रहा है, रिसिप्ट कितना हो रहा है, वो आपको देखना। अब सवाल ये होता है कि कैश रिसिव्ड कहाँ से होगा, ठीक है, कैश रिसिव्ड कहाँ से होगा। तो देखो, एक तो कैश सेल, मतलब अगर आप बेचोगे, ठीक है, आपके बिजनेस में आप सेल करोगे तो आपको कैश मिलेगा, ठीक है, लेकिन कैश सेल करोगे तो कैश मिलेगा ना। फिर अगर आप क्रेडिट सेल्स करोगे तो क्रेडिट सेल्स करोगे तो कहां पर आएगा, तो देखो क्रेडिट सेल्स मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो मतलब डेटर्स हो गया ये तो। अगर आप उधार बेचोगे तो वो तो डेटर्स हो गया, तो डेटर्स से पैसे वसूल करने पड़ेंगे। तो अगर आपने किसी को उधार बेचा और उसने बोला कि मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, कभी बोलते हैं 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वहां पर आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिसीव्ड फ्रॉम द बिल रिसीवेबल, आपके पास बिल रिसीवेबल है, उसको अगर आप कैश में डिस्काउंट करवाते हो, बैंक में डिस्काउंट करवाते हो, तो वहां पर आपको जो पैसे मिलते हो। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, ध्यान रखना ये रिसीव्ड हो रहा है, ओके। अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेची हो, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट या तो इन्वेस्टमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम लोन, डिबेंचर अगर आप मार्केट में नए इश्यू करते हो, शेयर इश्यू करते हो, इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाए, और एनी अदर कैश रिसीव। मतलब आपने देखो ये पूरे 9 पॉइंट अगर आपने पढ़ लिए हो ना, तो यहां पर आपको ये पता चलता है कि यहां से सबके अंदर आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है, मतलब यहां पर रिसीव्ड रिसिप्ट्स, आपको कितना पैसा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है वो डजेंट मैटर, बस आपको पैसा आया तो आप यहां पर लिख दो, जो मंथ में जो पैसा आपको मिला वहां पर उसकी एंट्री कर दो, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आएगा, लेकिन पहले ये स्ट्रक्चर याद रखो कि किस हिसाब से इसको बनाना है। तो जितनी भी रिसिप्ट है वो आप ऊपर के साइड लिखते जाओ ऐड करके, ठीक है। और जितना भी अभी आप पेमेंट करने वाले हो आगे, जितना भी पेमेंट करने वाले हो, जितना भी अगर आप पेमेंट करोगे वो आप नीचे के साइड लेस करते जाओगे, माइनस। मतलब कि देखो पेमेंट कब करोगे, आप पेमेंट कब करोगे किसी को, तो एक तो है कैश में परचेस करोगे तो पेमेंट करोगे ना, फिर एक क्रेडिटर्स को अगर आप पेमेंट करोगे। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कब करेंगे, तो आप जब क्रेडिट परचेस करोगे, क्या करोगे, क्रेडिट परचेस। मतलब अगर आप किसी से उधार पे खरीद के आए और उसने आपको बोला कि आपने उसको बोला कि चलो ठीक है मैं 2-3 महीने के बाद तुझे पेमेंट कर दूंगा, अब 2 महीने हो गए तो पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट मांगेगा ना आपसे। तो बस एग्जैक्टली यहाँ पर आपको वही करना है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहाँ पर वेजेस सैलरी का भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंस भी पे करना पड़ेगा, परचेस ऑफ फिक्स एसेट। अब सीधी बात, अगर फिक्स एसेट को परचेस करोगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन ले रहे हो तो कैश मिलेगा, लेकिन लोन लेने के बाद पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट करोगे तो वापस यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी। एडवांस टैक्स पेड या तो टैक्स पेड, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये देखो पेड है, ठीक है, और ऊपर भी एक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड था लेकिन वो रिसीव्ड था, ठीक है। तो इंटरेस्ट डिविडेंड दो चीज हो सकती है, रिसीव्ड भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, ओके। तो ध्यान रखना। और अदर कैश पेमेंट, अदर कोई भी कैश पेमेंट है वो यहां पर आप लिख सकते हो। मतलब देखो यहां पर पूरे साइड अगर देखो तो सब पेमेंट वगैरह ही आएंगे, पेमेंट, ओके। पेमेंट 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 सारे पेमेंट यहां पर होगा। मतलब अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, अगर मानो आपके पास जैसे कि चलो अप्रैल है, अप्रैल में अगर मानो कोई डिजिट आए, मतलब आप उसका पेमेंट जितना भी लिया, रिसिप्ट जितना भी किया, उसमें से आप जितना भी पेमेंट है वो आप लेस कर दोगे।
तो देखो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो आप क्या करोगे, ऊपर की साइड ट्रांसफर कर लोगे, यहां पर लिखा भी है देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ, फिर यहां पर वापस आप टोटल करते जाओगे और फिर अब वापस पेमेंट देखोगे कि कितना पेमेंट इस मंथ में करने वाले, ये आपका बैलेंस आ जाएगा और उसको वापस नेक्स्ट मंथ आप यहां पर ट्रांसफर कर दोगे। वापस सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे जून में, फिर जुलाई में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये देखना है कि कितना कैश रिसीव्ड कर रहा है, कितना कैश पेमेंट कर रहा है और आने वाले मंथ में कितना हम पेमेंट करेंगे। ओके, चल तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर बहुत अब देखो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो देखना क्या है। वो यहां पर ये जो नोट लिखी है उसको एक बार रीड करना, याद रखना है, क्योंकि देखो बहुत जगह पर आपको ऐसे एक्सपेंस भी दे के रखते हैं कि जिसका कैश से कोई मतलब ही नहीं, कैश से कोई मतलब ही नहीं है। लाइक सर, तो देखो लाइक मतलब कि देखो डेप्रिसिएशन, क्या आप डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट करते हो? नहीं, हम डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर वो एज ए एक्सपेंस दे रखा है कि हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30,000 40,000 एनीवे कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको क्या करोगे, आपको उसका पेमेंट तो किसी को करना ही नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन का अगर आप किसी को पेमेंट ही नहीं करने वाले हो तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसका आप किसी को पेमेंट नहीं करते, लेकिन वो एक्सपेंस है लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हम, तो उसको यहां पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखो मैंने लिखा भी है एक्सपेंसेस एंड इनकम, ऐसे इनकम भी हो सकती है, नॉट कंसीडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। कैश बजट के प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ऐसे एक्सपेंसेस जो है जिसकी कैश में कोई इफेक्ट नहीं होने वाली, जिसके कारण आपको कैश मिलने नहीं वाला ना तो कैश जाने वाला है, तो वहां पर उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे कि लाइक यहाँ पर देखो मैंने 2-3 एक्सपेंस आपको देख के रखे, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। देखो राइट ऑफ पे ध्यान देना, अगर आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 है और उसको आने वाले 3 मंथ में राइट ऑफ करना है, ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट ऑफ से कोई कैश थोड़ी जाता है आपके हैंड से। जैसे डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ किया, ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर बोला हो, ठीक है, प्रॉफिट या तो लॉस। देखो प्रॉफिट या तो लॉस, कोई भी एसेट बेचने पे जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको आपको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना। हाँ, सिर्फ एसेट का परचेज सेल ध्यान में लेना। आपको क्या करना है, सिर्फ परचेज ऑफ सेल्स ऑफ एसेट आपको क्या ध्यान में लेना, ओनली कंसीडर परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट्स, ओके, या तो कोई इन्वेस्टमेंट, बस ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर आप एसेट को सेल करोगे तो मतलब आपको सेल करने से क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कैश बजट से। बस आपने परचेस किया तो आपने कितना पेमेंट किया, और अगर आपने सेल किया तो आपने कितना रिसीव्ड किया, बस आपको वही ध्यान में लेना है, ओके। और डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर करोगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, ओके। अब देखो कैश बजट बनाते क्यों है, कैश बजट बनाने का क्या फायदा है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ कैश बजट है जहां पर आपको बोला गया है कि प्लान यूज ऑफ कैश, प्लान इट टू यूज ऑफ कैश। देखो अगर आपको कैश यूज करना है, अगर आपके पास कैश है बिजनेस में बहुत सारे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आने वाले 2-3 महीने में कितने एक्सपेंस हम करने वाले। अगर आने वाले 2-3 महीने में कोई एक्सपेंस हमें होने वाले, हैवीली एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो मतलब आपको प्लानिंग करने में कैश बजट थोड़ा हेल्प करेगा कि अगर आने वाले जो 3-4 मंथ है उसमें हमको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, कैश प्लानिंग कर सकते हो कि हाथ इन हैंड कितने पैसे आप रखोगे, कितना आने वाले 2-3 महीने के अंदर एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है।
जैसे प्रोविजन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई आप एसेट परचेस करना चाहते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर आपके पास कितने 2-3 महीने में कैश है, तभी तो आप उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस, डिविडेंड पॉलिसी, प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कैश, टाइमली पेमेंट ऑफ डेब्ट। देखो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई उधार बेचेगा तो क्यों बेचेगा? अगर आप किसी से उधार मांगते हो तो क्यों मांगोगे? ठीक है, वो तभी आपको देगा जब आप उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करोगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप किसी को टाइम टू टाइम पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप उधार खरीद के बैठोगे तो फंस जाओगे, सामने वाला पैसे मांगता रहेगा, आप पे नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका नाम मार्केट में खराब हो सकता है। तो मतलब अगर प्रिपेयर कर लोगे कैश बजट के, हाँ इन फ्यूचर 3-4 महीने में हमारे पास कैश की क्या पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि देखो कैश बजट से क्या पता चलता है कि इन फ्यूचर आपके पास कितने कैश रहने वाला है। ठीक है, आपके पास कैश का बैलेंस कितना रहने वाला है आने वाले 3-4 महीने में, वो पता चलता है। तभी तो आप डिविडेंड कितना दोगे वो पता चल सकता है कि कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो, क्योंकि देखो डिविडेंड कंपनी कैश में दे सकती है। ठीक है, अदर कोई भी वे में डिविडेंड कंपनी देगी वैसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कंपनी को जब डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो सीधी बात है वो चेक ही देगी। ठीक है, मतलब कैश ही जाएगा उनके हाथ से, तो वहाँ पर भी कैश बजट हेल्प करता है। अरेंजमेंट ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ फंड, अगर मानो इन शॉर्ट फ्यूचर में आपको लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में आपको कैश की प्रॉब्लम होने वाली है तो आप कैश बजट बनाओगे तो आप प्लानिंग कर सकते हो, आप अरेंजमेंट कर सकते हो कि आपको कहाँ से फंड ऑब्टेन करना है। ठीक है, बैंक से लोन लेनी पड़ेगी या ना लेनी पड़ेगी, बैंक से बीओडी को अगर लेना पड़ेगी नहीं लेना पड़ेगी। ठीक है, आपको बीओडी कैश क्रेडिट को यूज़ करना पड़े कि नहीं करना पड़े, वो तभी पता चलेगा जब आपने पहले से कैश बजट प्रिपेयर किया है, उसकी प्लानिंग करके रखी हो। अब कभी कभी ऐसा होता है इन फ्यूचर आने वाले में मानो अपने खर्चे बहुत ज़्यादा करने वाले, एक्सपेंडिचर, मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रख सकते हो, कैश बजट बनाओगे। और इजी टू ऑब्टेनिंग फंड। ओके, तो देखो ये एक एडवांटेज है जिसके पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कैश बजट, तो आपको यहाँ पर लिखना है ये सब चीज। ठीक है, तो कैश बजट बनाने से आपको ये पता चलता है कि फ्यूचर में आपके हाथ में कितना पैसा रहेगा, कितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, तो आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी काम आता है कभी कभी। तो चलो अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड पेमेंट ऑफ वेजेस। आपको पेमेंट ऑफ वेजेस फाइंड आउट करना है। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ये पूछते हैं जैसे कि टाइम लेग पेमेंट ऑफ वेजेस। टाइम लेग पेमेंट का मतलब क्या हो जाता है, आप वेजेस माने देखो आप अप्रैल में कितना वेजेस पे करने वाले हो, ठीक है 1 लाख, मई में कितना वेजेस है, जून में कितना वेजेस है, और जुलाई में कितना है, और अगस्त में कितना, यानी आपका हर महीने का वेजेस कितना है वो आपके पास अवेलेबल है हर महीने का। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल के रखा है कि आप वेजेस कितने मंथ के बाद पेमेंट करोगे। देखो इसका मतलब ये हो जाएगा लेग, टाइम लेग का मतलब 1 मंथ आफ्टर, यानी 1 महीने के बाद आप पेमेंट करोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप जिसको भी वेजेस पे करने वाले हो वो 1 मंथ के बाद पे करोगे, 1 मंथ आफ्टर। मतलब क्या हो जाएगा, देखो जब आप पेमेंट करने की बारी आएगी, जब आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा, अगर अप्रैल का वेजेस 1 लाख है तो उसका पेमेंट अगर 1 मंथ के बाद करोगे तो कहाँ पर करोगे। आप सोचो अप्रैल में आपने 1 लाख का वेजेस खर्च कर दिया लेकिन उसका पेमेंट अभी तक किया नहीं, एक्सपेंस हो गया, वेजेस 1 लाख का लग गया अप्रैल के लिए, 1 लाख का वेजेस लग गया, लेकिन उसका पेमेंट कब करने वाले, तो पेमेंट आप 1 मंथ के बाद करोगे, 1 मंथ, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। मतलब यहां पर तो पेमेंट नहीं करोगे, अप्रैल का पेमेंट 1 महीना छोड़ के, मतलब अप्रैल में नहीं करोगे, अप्रैल को छोड़ के आप मई में करोगे, यानी यहां पर आएगा। फिर मई का जो पेमेंट है वो आप जून में करोगे 1 महीना छोड़ के,
जून मई का जो पेमेंट है वो जून में करोगे तो जून का सीधी बात है जुलाई में ही जाएगा, जुलाई में पेमेंट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। और जुलाई का जो भी पेमेंट है वो आप कहां पर करोगे, अगस्त में। मतलब देखो आप इस हिसाब से पेमेंट करोगे, यानी जो एक्सपेंस है आपका वो आप 1 महीने के बाद पे करोगे। खर्चा आपने इस महीने कर लिया लेकिन उसको बोला कि देखो पेमेंट मैं 1 महीने के बाद कर लूंगा, ठीक है, तो पेमेंट 1 महीने के बाद कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको काफी यूजफुल है, जो क्वेश्चन के अंदर होगा ही होगा, आप देखना। चलिए यहां पर आपको सेकंड में ये बोला गया टाइम लेग पेमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेंगे ये फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस देखो अप्रैल का एक्सपेंस कुछ 1 लाख है, फिर मई का वापस 2 लाख। देखो मैंने अमाउंट वही रखा है, ठीक है, मैंने अमाउंट आपको वही बताया, बस आपको सिर्फ टर्म समझाना है कि अगर आपको 2 महीने के बाद हो तो कैसे करना है, 1 महीने के बाद हो तो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर पेमेंट कब करने वाले, टाइम लेग पेमेंट, ऐसा लिखा। टाइम लेग पेमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम लेग पेमेंट मतलब 2 महीने के बाद करेंगे। मतलब आप जो पेमेंट करोगे वो 1 महीना छोड़ दोगे, दूसरा भी महीना छोड़ दोगे, मतलब दूसरे महीने छोड़ के तीसरे में कर, 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ। ओके, मतलब देखो यहां पर इसका जो पेमेंट है वो कैसे करोगे, 2 मंथ लिखा है ना, 2 मंथ। मतलब देखो इसका पेमेंट यहां पर नहीं होगा, 1 लाख का पेमेंट यहां पर नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, 2 महीना छोड़ दो, इधर कर लो 1 लाख। इसका पेमेंट आप यहां पर सीधा छोड़ के जुलाई से स्टार्ट करोगे, क्योंकि मई का पेमेंट आप मई जून में नहीं करोगे, सीधा जुलाई में 2 महीने के बाद करोगे। मतलब यहां पर 1,20,000 आ जाएगा। और जून का पेमेंट आप कब करोगे, तो जून जुलाई छोड़ के आप अगस्त में कर लोगे, या मतलब कि 2 मंथ छोड़ के यहां पर। ओके कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर टर्म देंगे टाइम लेग पेमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से पेमेंट करना है। मतलब आप देखो जून में आप कितना पेमेंट करोगे कैश में, तो 1 लाख। जुलाई में कितना कैश में पेमेंट करोगे, तो 1,20,000। अगस्त में कितना कैश पेमेंट करोगे, तो 1,30,000। ये आपका कैश पेमेंट होगा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर यही सीखना है कि खर्चा अलग है, यानी आप एक्सपेंस कर रहे हो लेकिन उसका पेमेंट किसी और मंथ में कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट फाइंड पेमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से थोड़ा आपको चेंजेस किया है मैंने। देखो 1.5 मंथ लिखा, अब 1.5 मंथ कैसे सॉल्व करोगे, देखो समझना कैसे करना है। आपका अप्रैल का पेमेंट कितना, 1 लाख। अप्रैल का पेमेंट कितना, 1 लाख है। ओके अब देखो अप्रैल में कितना एक्सपेंस है, 1 लाख। मतलब आपने अप्रैल में 1 लाख का एक्सपेंस किया था, आपने मई के अंदर 1,20,000 का एक्सपेंस किया था, आपने जून के अंदर 1,30,000 का एक्सपेंस किया था, और आपने जुलाई के अंदर 1,40,000 का एक्सपेंस किया था, और आपने अगस्त के अंदर 1,50,000 का पेमेंट किया था। मतलब आपने जितना भी एक्सपेंस किया था वो आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर पेमेंट की बात आ जाती है, तो पेमेंट कैसे बोला, देखो टाइम लेग पेमेंट क्या बोला, तो 1.5 मंथ। अब इसको कैसे मैनेज करोगे, तो देखो 1.5 मंथ मतलब क्या करोगे, इसका आधा पेमेंट है ना, आधा पेमेंट वो आप नेक्स्ट मंथ में करोगे। देखो समझना, मैं यहां पर लिख देता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले 1.5 मंथ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो आधा पेमेंट है ना, 1.5 करके जो भी अमाउंट आएगी वो आप नेक्स्ट मंथ में करोगे, ठीक है। और फिर जो अमाउंट बाकी बच जाएगी, जो भी अमाउंट, वो आप करंट मंथ में करोगे, समझे, इस हिसाब से। मतलब देखो इसका आधा अमाउंट करोगे अप्रैल का, तो अप्रैल का आधा अमाउंट मई में चला जाएगा, तो आधा अमाउंट किस में रह जाएगा, करंट में। करंट मंथ मतलब कौन सा, अप्रैल मंथ करंट ही था ना। मतलब देखो 1 लाख का आधा पेमेंट यहां पर चला गया, बाकी का पेमेंट यहां पर चला गया, क्लियर।
याद रखना जो आपको दे रखा है वो नेक्स्ट मंथ में जाना चाहिए। मतलब देखो आधा बोला है ना, 1.5, मतलब 1.5 नेक्स्ट में जाएगा, बाकी का 1.5 करंट में रहेगा। इसका 1.5 करोगे तो मतलब 60,000 होगा, तो 60,000 नेक्स्ट मंथ में जाएगा। मतलब देखो मई मंथ का आधा अमाउंट जून में जाएगा और आधा अमाउंट करंट में जाएगा। जून में अगर आपने हाफ किया मतलब 65,000 जुलाई में जाएगा और बाकी का 65,000 जून में जाएगा। ठीक है, जुलाई का अगर 140 है तो उसका आधा पेमेंट करोगे तो आधा पेमेंट अगस्त में करोगे 70,000 और बाकी का आधा पेमेंट आप 70,000 जुलाई में करोगे। और अगस्त में बात करें तो यहां पर आधा पेमेंट देखो, अगस्त का आधा पेमेंट कहां पर जाएगा, नेक्स्ट मंथ। तो आधा तो मतलब 75,000 तो यहां पर रह जाएगा ना, बाकी का नेक्स्ट में जाएगा सितंबर में। तो सितंबर तो है नहीं, अगर क्वेश्चन के लिए सितंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सितंबर के कोई डेटा की जरूरत नहीं है तो आप नहीं बनाओगे, चलेगा। ठीक है, जितना डेटा आपको दिया है उतने में काम कर लोगे। ठीक है, फिर आप यहां पर क्या कर लोगे, जितना डेटा अगर आपको रिक्वायरमेंट है उनका टोटल कर लोगे। अगर आपको डेटा रिक्वायरमेंट है उसका टोटल कर लो तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अंदर मानो जितना भी डेटा रिक्वायरमेंट है उसका टोटल कर ले। जैसे मानो इसका डेटा रिक्वायर है मई, जून, जुलाई और अगस्त का। अगर मानो आपको पूछा है कैश बजट, तो जिसका कैश बजट पूछा है उसके टोटल कर लो। जैसे कि मई का पूछा है तो मई का टोटल कर लोगे 1,10,000, यहाँ पर टोटल कर लोगे तो 1,25,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टोटल कर लेते हो 65,000 प्लस 70,000 मतलब 1,35,000 आ। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप टोटल कर लेते हो 1,45,000, मतलब इस हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और ट्विस्टेड कर दे, देखो यहाँ पर और बढ़ा देते क्वेश्चन। यहां पर बोल देते हैं देखो 1/4 मंथ लेग पेमेंट, मतलब आपने जो पेमेंट किया वो 1/4 मंथ में करने वाले। तो देखो 1/4 मंथ का मतलब क्या होता है समझ लेना। आपको जो 1/4 मंथ दिया है वो नेक्स्ट में जाएगा। मतलब अगर आपके पास जो अमाउंट है उसका अगर आप 1/4 करोगे तो 1/4 करोगे वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ओके, तो जो बाकी बच गया मतलब कितना 3/4 रह गया, जो भी बाकी रह गया 1/4 जाएगा नेक्स्ट में, तो बाकी बच जाएगा 3/4, वो जाएगा करंट मंथ में। ओके, ये जाएगा करंट मंथ में। ठीक है, तो 1/4 नेक्स्ट मंथ में आपको जो दे के रखेंगे वो नेक्स्ट मंथ में डाल दो। ओके, देखो आपके पास यहां पर अप्रैल में कितना अमाउंट है, देखो 1,00,000। फिर मई में कितना अमाउंट है, 1,20,000। फिर जून में कितना है, 1,30,000। फिर यहाँ पर जुलाई में 1,40,000। फिर यहाँ पर अगस्त में 1,50,000। ठीक है, आपका हर महीने का एक्सपेंस आपके पास अवेलेबल है। अब आप जो पेमेंट करने वाले हो ना वो कैसे जाएगा, तो वो आपको बोला है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाता है, देखो आपके पास जो अमाउंट है उसका 1/4 कर लो और उसको नेक्स्ट मंथ में लिख दो। नेक्स्ट मंथ में देखो 1/4 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25,000, 25,000। उसको नेक्स्ट में लिखोगे तो देखो अप्रैल का नेक्स्ट मंथ कौन सा हो गया, मई, तो मई में लिख दो 25,000। मतलब देखो 1,00,000 में से 25,000 का जो पेमेंट है वो आप नेक्स्ट मंथ में करोगे, मतलब बाकी बच गया 75,000 का पेमेंट आप करंट मंथ में करोगे, मतलब अप्रैल का अप्रैल में ही। ठीक है, अब देखो यहां पर 1/4 करो तो मई का नेक्स्ट मंथ में जाएगा 1/4, मतलब 30,000 जून में चला जाएगा और बाकी का 90,000 आपका मई में रह जाएगा। ओके, इसके बाद 1,30,000 का अगर 1/4 करते हो तो मतलब देखो 32,500 जो है वो आपका जून का जाएगा जुलाई वाले मंथ में 1/4, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा वो आपका करंट मंथ में रह जाएगा। ठीक है, मतलब 97,500। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। जुलाई की बात करें तो जुलाई में 1/4 है, तो 1/4 अगर जुलाई में है तो 1/4 का अगर डिवाइड बाई 4 करते हो मतलब देखो 35,000 का जो अमाउंट है वो अगस्त में चला जाएगा, तो बाकी रह गया 1,40,000 का 35,000, तो माइनस करोगे 1,05,000। ठीक है। और अगर अगस्त का जो पेमेंट है उसका अगर 1/4 करते हो मतलब देखो 1,50,000 का 1/4, तो आपका अगस्त का पेमेंट जाएगा सितंबर के अंदर। कितना जाने वाला है देखो, सितंबर के अंदर 37,500 जाएगा। मतलब जो रह गया, कितना रह गया, माइनस कर दो 1,50,000 में से जो भी अमाउंट बच गई वो आपने करंट मंथ में पे कर दिया होगा। हो गया। तो इस हिसाब से आप सारी कैलकुलेशन कर लो, फिर आपको जो भी मंथ का वो लोग पूछे। ठीक है, देखो अभी मैं ट्रायल के लिए आपको जो मई जून जुलाई का अगस्त का करवा रहा हूँ, ठीक है, टोटल। अगर आपको जो भी डिटेल्स एग्जाम में पूछी है आप फिर उसका टोटल ही करोगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक बार सीखने के लिए मैं आपको ओवरऑल सब सिखा देता हूँ। यहाँ पर 1,15,000, यहाँ पर 30,000 प्लस 97,500 करोगे तो मतलब 127,500 आ गया। ओके, 32,500 प्लस 1,05,000 मतलब आपका 137,500 आ जाएगा। और 35,000 प्लस 1,12,500 मतलब आपका आंसर 147,500 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने कितना पेमेंट किया, तो आपने टोटल पेमेंट कितना करने वाले वो आपको मिल गया एक्सपेंस का। ठीक है, तो अगर देखो आपको बोला हो कि 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप किसी एक्सपेंस का 1/4 करते हो तो ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ओके, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है इसके बाद अगर माइनस करने के बाद जो अमाउंट रह जाता है तो वो जो अमाउंट है वो करंट मंथ में जाता है। ओके, वो उसी मंथ में रहेगा बाकी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर और थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है 1/8। ओके, 1/8, तो लेग पेमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1/8 बोला गया। तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा, ये जो 1/8 है वो कहाँ पर जाएगा, तो उसका जितना भी अमाउंट आता है वो नेक्स्ट मंथ में आप ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ पर जो बाकी रह जाता है, जो भी अमाउंट रिमेनिंग रह जाएगी, ओके, वो अमाउंट कौन से मंथ में जाएगी, वो करंट मंथ में जाएगी। ओके, तो जो भी अमाउंट रह जाती है वो करंट मंथ में रह जाएगी। मतलब देखो यहाँ पर करना क्या है, तो देखो आपके पास कितने एक्सपेंस है, वापस देखो मैं यहाँ पर वही एक्सपेंस ले रहा हूँ बार बार। 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। अगर आप करते हो 1/8, मतलब 1/8 करो, सभी अमाउंट का 1/8 करते जाओगे और फिर क्या करोगे, उसको नेक्स्ट मंथ में ले लोगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट मंथ में, जैसे अप्रैल का 1,00,000 है, 1,00,000 का अगर आप 1/8 करोगे तो मतलब 12,500 आएगा, तो 12,500 यहाँ पर ले लोगे। और फिर उसका जो बाकी का पेमेंट है, जैसे 1,00,000 में से 12,500 अगर माइनस हो गया तो मतलब 87,500 जो होगा वो करंट मंथ में ही जाएगा, अप्रैल का अप्रैल में। ठीक है, जैसे 1,20,000 है तो यहाँ पर डिवाइड बाय 8 करोगे तो मतलब 15,000 का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। मई है तो मई का जून में जाएगा। ठीक है, मई का जून में पेमेंट करेंगे, तो बाकी बच गया 1,05,000 का जो पेमेंट है वो आप करंट मंथ में कर लोगे। फिर जून जो है वो आपका 1,30,000 का एक्सपेंस बता रहा है, लेकिन उसका 8वां भाग मतलब 1/8 जो है वो आप वहाँ यहाँ पर पेमेंट कर दोगे जुलाई में 16,250। और फिर उसका जो बाकी का पेमेंट रह जाता है वो आप उसी महीने में कर चुके होंगे करंट मंथ में। ठीक है, और जुलाई का जो पेमेंट है
1,40,000 उसका 1/8 करोगे, मतलब देखो 17,500, 17,500 उसका अगर अब बाकी का पेमेंट देखते हो तो करंट मंथ में लिख दोगे 22,500। और अगस्त में अगर आप देखते हो 1,50,000 डिवाइड बाय 8, मतलब अगर आप इसका आंसर देखते हो तो 18,750 आपका कहाँ पर जाएगा, सितंबर वाले में पेमेंट कर दोगे, सितंबर वाले मंथ में पेमेंट कर दोगे। और उसका जो बाकी का पेमेंट है वो आप करंट मंथ में ट्रांसफर कर दोगे, करंट मंथ में ले लोगे। हो गया। तो मतलब देखो आपका सारा जो ट्रांजेक्शन है वो इसी हिसाब से घूमता जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही देते हैं कि इतना मंथ में बाद पेमेंट करना है। ठीक है, 1/8, 1/4, 1/3। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया, तो जो भी आपको बोलते हैं जैसे 1/8, तो वो 1/8 आप नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर लो, जो बाकी बच गया उसको करंट मंथ में ही पे कर दोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में किया होगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये जो बेसिक था वो आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम आगे और कुछ नया सीखेंगे। ओके, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम में लिंक दे रखी है, और यहाँ से आप ये पूरी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसके सबकी फाइल मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो गुड बाय, देखते रहिए